हाँ जी, आज से हम अपोजिंग रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपोजिंग रिएक्शन सिंपली रिवर्सिबल रिएक्शन का दूसरा नाम है। ये ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें जो दोनों साइड्स पे अक्कर होते हैं, यानी रिएक्टेंट जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट बैकवर्ड रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। अगर हम रिएक्शन को रिएक्टेंट से इनिशिएट करें तो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो इनिशियली विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती चली जाएगी, जबकि जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज करती जाएगी। लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाएगी। ये वो स्टेज होगी जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा। इस स्टेज पर रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा, बल्कि रिएक्शन प्रोग्रेस में होगा। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होंगे और प्रोडक्ट बैकवर्ड रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होंगे, यानी रिएक्शन रनिंग पोजीशन में होगा। रिएक्टेंट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होंगे, ताहम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाएगी। ये जो स्टेज है ये केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाती है। इस सारी स्टोरी को इधर ग्राफिकल वे में यहां दिखाया गया है। मसलन इस फिगर के अंदर अलोंग एक्स एक्सिस टाइम लिया गया है, अलोंग वाई एक्सिस कंसंट्रेशन ली गई है। ये जो कर्व है ये रिएक्टेंट की है, जो कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती चली जा रही है और आखिरकार एक स्टेज पर पहुंचकर ये कांस्टेंट हो गई है। जबकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था तब जीरो थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू हुई और ये भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचकर कांस्टेंट हो गई। तो ये अपोजिंग रिएक्शन को डिस्क्राइब करने का एक पिक्टोरियल वे था जो मैंने आपको दिखाया है, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम इनिशियली कम होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज करेगी और आखिरकार रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। वो स्टेज जिस पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, जिस पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा, वो स्टेज केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाएगी। अब आप इस फिगर को जरा गौर से देखें तो इक्विलिब्रियम की स्टेज पर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से कम है और प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम ये जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एक दूसरे के इक्वल हो, यानी इक्विलिब्रियम के स्टेज पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट से ज्यादा भी हो सकती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी प्रोडक्ट से ज्यादा हो सकती है और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन एक दूसरे के इक्वल भी हो सकती है। यानी केमिकल इक्विलिब्रियम से मुराद वो स्टेज है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। वो कंसंट्रेशन इक्वल और नॉन इक्वल हो सकती है, जबकि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। तो ऐसे रिएक्शन अपोजिंग रिएक्शंस कहलाते हैं और इसकी एक एग्जांपल आपको यहाँ पर दिखाई गई है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड NO2 के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और NO में कन्वर्ट हो रही है। ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसको फॉरवर्ड एरो से राइट एरो से शो किया गया है, जबकि जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसको बैक एरो से शो किया गया है। ये जो KF इसके ऊपर लिखा गया है ये F फॉर फॉरवर्ड है और K फॉर रेट कांस्टेंट है, यानी KF से मुराद रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन है और KB से मुराद रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन है। ऐसे रिएक्शंस को डबल एरो के साथ शो किया जाता है। ये जो एरो है ये फॉरवर्ड रिएक्शन को शो करता है और ये बैकवर्ड रिएक्शन को एक्सप्रेस करता है।
जो अपोजिंग रिएक्शंस हैं या रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, लेकिन हम अपनी डिस्कशन को सिर्फ 4 डिफरेंट टाइप्स तक महदूद रखेंगे। इससे ज़्यादा टाइप्स भी हो सकती हैं, लेकिन हमारी डिस्कशन फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर तक महदूद रहेगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर का ये मतलब होता है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका ऑर्डर भी 1 है और जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसका ऑर्डर भी 1 है। यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों सेम रिएक्शन ऑर्डर रखते हैं और दोनों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हों तो फिर ये फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। ये जो रिएक्शन है ये कोई फिजिकल चेंज भी हो सकती है और ये केमिकल चेंज भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल के तौर पर ये जो रिंग फ्लिपिंग है वो आपको दिखाई गई है स्टीरियोकेमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा। ये साइक्लोहेक्सेन की चेयर कन्फर्मेशन है, जो कि साइक्लोहेक्सेन की ये बोट कन्फर्मेशन है जो कि साइक्लोहेक्सेन की चेयर कन्फर्मेशन में कन्वर्ट हो रही है। यानी बोट कन्फर्मेशन चेयर कन्फर्मेशन में जा रही है और जो चेयर कन्फर्मेशन है वो बैकवर्ड बोट कन्फर्मेशन में जा रही है। ये रिंग फ्लिपिंग कहलाती है और ये एक स्टीरियो आइसोमर दूसरे स्टीरियो आइसोमर में जा रहा है। ये कन्फर्मेशन में एक चेंज है और ये जो चेंज है बोट कन्फर्मेशन का चेयर कन्फर्मेशन में जाना और चेयर कन्फर्मेशन का बोट कन्फर्मेशन में जाना, ये फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस है। और बोट कन्फर्मेशन का चेयर कन्फर्मेशन में चेंज होने के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो के एफ है, जबकि चेयर कन्फर्मेशन का बोर्ड कन्फर्मेशन में जाने के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो के बी है। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस है तो फिर के एफ और के बी दोनों के यूनिट सेम होंगे और वो पर सेकंड होंगे। अब जो फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये इसके फर्दर 2 पॉसिबल केसेस हैं। एक ये है कि हम रिएक्शन को रिएक्टेंट से इनिशिएट करें, रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो समथिंग हो और प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन 0 हो। जबकि यूं भी तो पॉसिबल हो सकता है कि जब हम रिएक्शन को मॉनिटर करना शुरू करें तो रिएक्शन वेसल के अंदर रिएक्टेंट भी मौजूद हों और प्रोडक्ट भी मौजूद हों, लेकिन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के मुकाबले में बहुत ज्यादा हो तो भी रिएक्शन की जो नेट डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी। और इस तरह 2 पॉसिबल केसेस काइनेटिक्स के हो सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर के केस में। एक है कि जब प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन 0 हो और दूसरा केस है कि प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन 0 ना हो। तो पहले हम वो केस डिस्कस करेंगे जिसमें प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन को 0 किया गया है, उसकी काइनेटिक्स हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल एक केमिकल रिवर्सिबल अपोजिंग रिएक्शन इस स्कीम में दिखाया गया है जिसमें ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है। ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ए का बी में कन्वर्ट होना वो फॉरवर्ड रिएक्शन है, जबकि बी का बैकवर्ड ए में कन्वर्ट होना ये रिवर्स रिएक्शन है, ये बैकवर्ड रिएक्शन है। हम सपोज करते हैं कि T0 पर A की इनिशियल कंसंट्रेशन स्मॉल a है और B की इनिशियल कंसंट्रेशन 0 है। यानी हम वो केस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन 0 है जबकि रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन A है। विद द पैसेज ऑफ टाइम A कंज्यूम होकर B में जाएगा, यानी A की कंसंट्रेशन कम होगी और B की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी। आफ्टर टाइम टी हम सपोज करते हैं कि ए की अवेलेबल कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स हो जाती है जबकि बी की अवेलेबल कंसंट्रेशन 0 से इंक्रीज करके एक्स हो जाती है। हम दरअसल ये फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यानी बी की फॉर्मेशन भी फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस है और ए की फॉर्मेशन फ्रॉम बी भी
फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस है। तो हम अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखते हैं जिसको मैं आर एफ से रिप्रेजेंट करूंगा, तो वो ए की अवेलेबल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, जबकि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जिसको मैं आर बी से रिप्रेजेंट करूंगा वो बी की अवेलेबल कंसंट्रेशन यानी एक्स पर डिपेंड करेगा। तो इस रिएक्शन को, अपोजिंग रिएक्शन की स्टोरी को अगर आप ग्राफिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो वो यूं बनेगी कि जब टी जीरो था तब रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन ए थी और मैक्सिमम थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ए कंज्यूम हुआ तो उसकी कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो गई और एक स्टेज पर पहुंचकर ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई। ए की जो अवेलेबल कंसंट्रेशन है एट एनी टाइम टी उसको मैंने ए माइनस एक्स से रिप्रेजेंट किया है, जबकि बी की इनिशियल कंसंट्रेशन जीरो थी, इसलिए ये वाली कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होगी और विद द पैसेज ऑफ टाइम बी की कंसंट्रेशन जो कि एक्स है वो बढ़ती जाएगी और एक पर्टिकुलर स्टेज पर पहुंचकर वो भी कांस्टेंट हो जाएगी। अब याद रहे कि जब बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, वो वेरिएबल नहीं रही, तो उसको मैंने एक्स की बजाय एक्स ई से रिप्रेजेंट किया है, जबकि ए की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, ए की अवेलेबल कंसंट्रेशन को मैंने ए माइनस एक्स कहा था और ए की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को मैंने ए माइनस एक्स ई का नाम दिया है। याद रहे कि एक्स और ए माइनस एक्स ये वेरिएबल हैं, जबकि एक्स ई ओवर ए माइनस एक्स ई ये कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अगर आप लिखते हैं तो वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रिएक्टेंट की अवेलेबल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, और चूंकि ये फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर है इसलिए ए की पावर इधर 1 है, और जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करेंगे तो इधर एक कांस्टेंट आएगा जो कि रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाएगा। ए की अवेलेबल कंसंट्रेशन को मैंने ए माइनस एक्स का नाम दिया था तो इसलिए मैंने ए माइनस एक्स लिखा है। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करेंगे तो इधर एक रेट कांस्टेंट आएगा जो कि रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाएगा। ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन जिसमें आर एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और के एफ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन है, जबकि ए माइनस एक्स अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए है एट एनी टाइम टी। अगर आप रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिखेंगे तो ऑफ कोर्स बी फिर बैकवर्ड रिएक्शन के केस में रिएक्टेंट के तौर पर काम करेगा और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बी की अवेलेबल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ बी एट एनी टाइम टी। उसको मैंने x का नाम दिया है तो ये b को मैं x से रिप्लेस कर दूंगा और मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करूंगा तो आर बी विल बी इक्वल टू के बी इंटू एक्स। मैंने आपको बताया कि इनिशियली जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन 0 है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन a है, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इज मच हायर देन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसलिए जो नेट रिएक्शन की डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी और जो नेट रेट ऑफ रिएक्शन है एट एनी टाइम वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होगा, यानी दोनों का जो डिफरेंस होगा वो नेट रेट ऑफ रिएक्शन होगा जिसको मैंने डी एक्स ओवर डी टी से रिप्रेजेंट किया है जो कि नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी है, यानी डी एक्स ओवर डी टी विल बी इक्वल टू आर एफ माइनस आर बी। याद रहे कि ऊपर मैंने आर एफ को के एफ माइनस के एफ इंटू ए माइनस एक्स लिखा है, जबकि आर बी को मैंने के बी इंटू एक्स लिखा है। वो वैल्यूज मैंने इस एक्सप्रेशन में पुट की हैं, तो ये डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू के एफ इंटू ए माइनस एक्स माइनस के बी एक्स आएगा। मैंने आपको बताया कि अपोजिंग रिएक्शन में एक स्टेज ऐसी आती है जब रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की अवेलेबल कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। सो एट इक्विलिब्रियम आर एफ शुड बी इक्वल टू आर बी एंड एक्स शुड बी इक्वल टू एक्स ई। तो ये कंडीशन आप अगर अप्लाई करते हैं तो ये आर एफ इंटू आर बी
अगर आर एफ इज इक्वल टू आर बी होगा तो आर एफ की जो वैल्यू है वो के एफ इंटू ए माइनस एक्स थी, लेकिन ये कंडीशन चूंकि इक्विलिब्रियम पर वैलिड होगी इसलिए इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इधर लिखी जाएगी और ये के बी इंटू एक्स ई आएगा। इसको रीअरेंज करें, के बी की वैल्यू यहां से निकाल लें, ये एक्स ई को आप दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये के एफ इंटू ए माइनस एक्स ई ओवर एक्स ई आ जाएगा। आपने के बी की वैल्यू निकाल ली है, के बी की ये वैल्यू आप ऊपर वाले एक्सप्रेशन में यहां पर पुट कर दें। कौन से एक्सप्रेशन में, मैं इसकी बात कर रहा हूं। अगर यहां आप के बी की वैल्यू पुट करेंगे जो कि आपने निकाली है तो फिर ये एक्सप्रेशन यूं बनेगा, आपने के बी की बजाय जो उसकी वैल्यू थी वो आपने यहां पर पुट कर दी है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, के एफ आप कॉमन ले लें, बाकी जो है वो ये रहेगा और ये वाली क्वांटिटी रहेगी। ये ए माइनस एक्स ओवर वन कर लें और इसका एलसीएम ले लें, तो इसका एलसीएम लेंगे तो वो एक्स ई आएगा। इसके डिनोमिनेटर में वन है, तो ये एक्स ई इंटू ए माइनस एक्स आएगा, ये एक्स ई है तो इधर ए माइनस एक्स ई इंटू एक्स आएगा। आप यूं करें कि ये एक्स ई जो है इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें और ये एक्स जो है इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ये ए एक्स ई आएगा, माइनस एक्स ई एक्स आएगा, माइनस ये ए इंटू एक्स, तो ये माइनस ए एक्स हो जाएगा, ये आउटसाइड पे माइनस है और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ये एक्स ई इंटू एक्स हो जाएगा। आप देखें कि ये एक्स ई इंटू एक्स और ये भी एक्स ई इंटू एक्स है, ये माइनस है और ये प्लस है तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ए एक्स ई माइनस ए एक्स से आप ए कॉमन ले लें तो ये वाला एक्सप्रेशन बनेगा। इसको आप देखें कि डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू के एफ ए ओवर एक्स ई इंटू एक्स ई माइनस एक्स है। इस इक्वेशन को आप जरा और से देखें तो ये वेरिएबल सेपरेबल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए है कि इसमें x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इन्वॉल्व है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए है कि इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t इन्वॉल्व है, और वेरिएबल सेपरेबल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए है कि इसमें से वेरिएबल जो कि x और t हैं उनको सेपरेट किया जा सकता है। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले वेरिएबल को सेपरेट किया जाता है और इसको इंटीग्रेट किया जाता है। तो जो वेरिएबल हैं इसमें x और t हैं, x वाली टर्म को एक साइड पर कर दें और t की टर्म को दूसरी साइड पर कर दें। उसके लिए मैंने यूं किया है कि ये एक्स ई माइनस एक्स को इधर ले गया तो ये डी एक्स ओवर एक्स ई माइनस एक्स हो जाएगा, और डी टी को मैं इस तरफ ले गया और उस पर मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। तो इंटीग्रेशन के जो रूल्स मैंने आपको बताए थे उनमें से एक रूल ये था कि इंटेग्रल ऑफ डी एक्स जो होता है वो एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी होता है। वो वाला रूल इस पर अप्लाई होगा और सिंपली इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। जबकि इसको इंटीग्रेट करने के लिए जरूरी है कि ये जो डिनोमिनेटर है इसका डेरिवेटिव इसके ऊपर मौजूद हो, यानी एक्स ई माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन है वो इसके ऊपर मौजूद होना चाहिए। तो इधर भी हम माइनस लगाएंगे और इधर भी हम माइनस लगाएंगे, तो चूंकि नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव उसके ऊपर मौजूद है तो उसको इंटीग्रेट करते वक्त डिनोमिनेटर का नेचुरल लॉग लिखते हैं। इधर वाला माइनस एज सच रहा, ये माइनस इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने में यूज हुआ, तो माइनस लॉग एक्स ई माइनस एक्स विल बी इक्वल टू के एफ ए ओवर एक्स ई इंटू टी और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। आप जानते हैं कि ये जो c है यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, इसकी वैल्यू इनिशियल कंडीशन यूज करके निकाली जा सकती है। अब वो इनिशियल कंडीशंस क्या हैं आप जानते हैं कि जब आपने रिएक्शन को इनिशिएट किया था तब t जीरो था और तब रिएक्टेंट की वो कंसंट्रेशन जीरो थी जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई है, यानी x की वैल्यू t जीरो पर जीरो थी।
ये कंडीशन आप इस सारे एक्सप्रेशन पर अप्लाई करें तो सी की वैल्यू निकाली जा सकती है। ये माइनस log ऑफ एक्स ई रहेगा क्योंकि एक्स जीरो हो जाएगा, टी जीरो तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, यानी सी की वैल्यू माइनस log ऑफ एक्स ई आएगी। सी की जो वैल्यू आपने निकाली है वो आप इस एक्सप्रेशन में यहां पर पुट कर दें। सी की ये वैल्यू इधर पुट करेंगे तो ये माइनस log ऑफ एक्स ई आएगा और बाकी तो वही रहेगा। इसको आप सिंप्लीफाई करें, ये जो माइनस log ऑफ एक्स ई है इसको दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगा। ये log ऑफ एक्स ई माइनस log ऑफ एक्स ई माइनस एक्स, इस पर आप log फार्मूला अप्लाई करें, यानी log ए माइनस log बी इज इक्वल टू log ए ओवर बी होता है। तो ये ऊपर आ जाएगा और ये इसके डिनोमिनेटर में आएगा। मैंने log फार्मूला अप्लाई किया है तो ये फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास ये बनेगा। इस एक्सप्रेशन को आप गौर से देखें तो ये हाईली यूजफुल एक्सप्रेशन है और इससे बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन ली जा सकती हैं। और इस एक्सप्रेशन को आप गौर से देखें तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जिसमें log ऑफ एक्स ई ओवर एक्स ई माइनस एक्स ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल y है, जबकि ये जो t है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। अगर आप log ऑफ एक्स ई ओवर एक्स ई माइनस एक्स को एज ए फंक्शन ऑफ t प्लॉट करें तो ये प्लॉट स्ट्रेट लाइन होगा, ओरिजिन से पास करेगा और इस प्लॉट की जो स्लोप है वो के एफ ए ओवर एक्स ई के इक्वल होगी। इस प्लॉट की सिग्निफिकेंस ये है कि अगर आप एक्स ई यानी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन और ए यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की वैल्यू अगर आप जानते हैं तो आप स्लोप से रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। मोर ओवर अगर आप उस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करें तो आप उससे के एफ के यूनिट निकाल सकते हैं, यानी log के अंदर जो क्वांटिटी है वो डायमेंशन लेस है और ये एक्स ई मोल पर डीएम क्यूब है, ए मोल पर डीएम क्यूब है, तो के एफ के जो यूनिट आएंगे वो पर सेकंड होंगे, जो इस बात को इंडिकेट करेंगे कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आपने के एफ की डिटर्मिनेशन सीखी है कि अगर आप log ऑफ एक्स ई ओवर एक्स ई माइनस एक्स को एज ए फंक्शन ऑफ टी प्लॉट करें तो उस प्लॉट की स्लोप से के एफ की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो के बी की वैल्यू निकालने का तरीका कार क्या होगा? इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज किया जा सकता है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ के बी, और उसके लिए आप जानते हैं कि एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होता है, यानी आर एफ आर बी के इक्वल होता है और जो एक्स है वो एक्स ई के इक्वल होता है। तो यानी के एफ इंटू ए माइनस एक्स ई विल बी इक्वल टू के बी इंटू एक्स ई। यहां से के एफ की वैल्यू निकाल लें तो वो के बी एक्स ई ओवर ए माइनस एक्स ई आएगी। के एफ की ये वैल्यू वो जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन आपने के के डिटर्मिनेशन के लिए यूज किया था उसमें पुट कर दें। कौन सा एक्सप्रेशन? पिछले पेज पर ये जो एक्सप्रेशन था फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ के एफ, ये वाला, यहां पर के एफ की वैल्यू जो कि आपने के बी की टर्म में निकाली है वो इधर पुट कर दें। अगर वो आप यहां पर पुट करेंगे तो फिर ये इक्वेशन इन टर्म ऑफ के बी यूं बनेगी, यानी log ऑफ एक्स ई ओवर एक्स ई माइनस एक्स विल बी इक्वल टू के बी इंटू ए उसकी वैल्यू आपने यानी ये के बी इंटू एक्स ई इंटू ए माइनस एक्स ई जो वैल्यू थी वो आपने उस एक्सप्रेशन में पुट की। जो बाकी क्वांटिटीज थी उसमें कुछ कैंसिल आउट हो गई, जो बाकी रहेगा वो इनफैक्ट के बी ए इंटू ए माइनस एक्स ई रहेगा। इधर ये वाला एक्स एडिशनल है, ये आप करेक्शन कर लें, ये इधर नहीं होना चाहिए।
नहीं, ये के बी ए डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स ई आएगा। अब अगर आप log ऑफ एक्स ई ओवर एक्स ई माइनस एक्स को एज ए फंक्शन ऑफ टी प्लॉट करें तो इस प्लॉट की जो स्लोप है वो के बी ए इंटू ए माइनस एक्स ई के इक्वल आएगी। इस प्लॉट की स्लोप से आप के बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी इसको रीअरेंज करें तो ये स्लोप इंटू ए माइनस एक्स ई ओवर ए हो जाएगा। तो यहाँ से के बी की वैल्यू निकाली जा सकती है। यहाँ पर एक और टर्म का जिक्र करना जरूरी है जो कि कंपोजिट रेट कांस्टेंट कहलाती है। ये जो कंपोजिट रेट कांस्टेंट है ये दरअसल के एफ और के बी का सम है, और इसके यूनिट वही होंगे जो के एफ और के बी के यूनिट हैं, और दोनों के यूनिट पर सेकंड होंगे, इसलिए के सी के यूनिट भी पर सेकंड होंगे। तो जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है उसको यूज किया जा सकता है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिट रेट कांस्टेंट। ऐसा करने के लिए आप एक दफा इक्विलिब्रियम की कंडीशन दोबारा अप्लाई करें तो आप के एफ प्लस के बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी आप जानते हैं कि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी के एफ इंटू ए माइनस एक्स ई विल बी इक्वल टू के बी इंटू एक्स ई। इस के एफ को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। अब जो एक्स ई वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड पर कर लें, यानी ये जो के एफ इंटू एक्स ई है इसको इस साइड पर ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ से एक्स ई कॉमन ले लें तो ये के एफ प्लस के बी हो जाएगा। इस एक्स ई को आप दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और के एफ प्लस के बी जो है वो के एफ ए ओवर एक्स ई के इक्वल आ जाएगा, जिसको हमने कंपोजिट कहा है, कंपोजिट रेट कांस्टेंट कहा है। तो ये के एफ ए ओवर एक्स ई ये फर्स्ट वाली इक्वेशन में अपीयर हुआ था, तो उसको मैं के सी से यानी के एफ प्लस के बी से रिप्लेस कर सकता हूँ। इट मीन्स कि अगर मैं log ऑफ एक्स ई ओवर एक्स ई माइनस एक्स को एज ए फंक्शन ऑफ टी प्लॉट करूं तो उस प्लॉट की जो स्लोप है वो मुझे डायरेक्ट के एफ प्लस के बी की वैल्यू देगी। यानी उस प्लॉट की स्लोप से मैं कंपोजिट रेट कांस्टेंट यानी के एफ प्लस के बी की कलेक्टिव जो वैल्यू है वो फाइंड कर सकता हूं। सिमिलरली इक्विलिब्रियम कंडीशन को आप एक दफा फिर अप्लाई करें, यानी के एफ इज इक्वल टू ए माइनस एक्स ई इज इक्वल टू के बी इंटू एक्स ई, और इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को आप रीअरेंज करें। के एफ को इधर रहने दें, ए माइनस एक्स ई को इधर ले जाएं और के बी को के एफ के डिनोमिनेटर में ले जाएं। तो ये जो के एफ ओवर के बी है ये रेशो है रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन टू द रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, और इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाता है। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आप ऐसे लिखते थे कि जो प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है उसको ऊपर लिखते थे, और जो रिएक्टेंट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है उसको आप डिनोमिनेटर में लिखते थे। ये बिल्कुल ऐसे ही लिखा गया है। ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है और ये डिनोमिनेटर में इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। ये दोनों की जो रेशो है उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाता है। अब ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डिटर्मिनेशन है इसके कई मेथड हो सकते हैं। मसलन एक मेथड ये है कि आप रिएक्शन को इनिशिएट करें और इस बात को यकीनी बना लें कि आपका जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम गेन कर चुका है। यानी आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को टाइम के साथ मॉनिटर करते जाएं। जब वो कांस्टेंट हो जाए, वेरिएबल ना रहे, तो वो ऑफ कोर्स इक्विलिब्रियम स्टेज होगी, और उस वक्त आप रिएक्शन वेसल से सैंपल निकालें, उसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों की कंसंट्रेशन को किसी भी टेक्निक से मेजर करें, उन दोनों की जो रेशो लें तो वो जो रेशो है वो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देगी। यहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट भी निकाले जा सकते हैं। ऊपर भी कंसंट्रेशन है जिसके यूनिट मोल पर डीएम क्यूब है, और डिनोमिनेटर में भी कंसंट्रेशन है जिसके यूनिट मोल पर डीएम क्यूब है। तो दोनों के यूनिट सेम है और के दोनों की रेशो है, सेम क्वांटिटीज की रेशो है। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर के केस में एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा।
मोर ओवर इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन को फर्दर रीअरेंज किया जा सकता है कि अगर इस a माइनस एक्स ई को आप इस तरफ ले जाएं तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, और ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी एक्स ई वाली वैल्यू है इसको आप दूसरी साइड पर ले जाएं, यहाँ से एक्स ई कॉमन ले लें, तो फिर ये 1 प्लस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा। और इसको थोड़ा और रीअरेंज करेंगे तो इस ए को आप इधर ले जाएं और ये 1 प्लस के इक्विलिब्रियम को आप दूसरी साइड पर ले जाएं, तो ये एक्स ई ओवर ए शुड बी इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू वेरी वेरी लार्ज कर दी जाए, अगर ये लार्ज होगी तो फिर ये 1 प्लस के जो है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू के होगा, क्योंकि के इक्विलिब्रियम इतना लार्ज होगा कि उसके मुकाबले में ये 1 निग्लिजिबल होगा। अगर ये कंडीशन आप ऊपर अप्लाई करें तो ये जो एक्स ई ओवर ए है ये 1 हो जाएगा, और अगर ये 1 होगा तो इसका ये मतलब है कि जो एक्स ई और ए है दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी। अब ये जानना जरूरी है कि ए तो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन है और जो एक्स ई है वो प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है। इट मीन्स कि जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पर गया तो सारे के सारे जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। इसको कंडीशन ऑफ इरिवर्सिबिलिटी कहा जाता है, यानी जो रिएक्शन है वो टेक्निकली अगर एक्स ई ओवर ए 1 हो जाए तो फिर रिएक्शन इरिवर्सिबल हो जाएगा। और इसका यह मतलब हुआ कि के इक्विलिब्रियम के वेरी वेरी लार्ज होने का यह मतलब है कि जो के एफ है वो के भी के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, वो इतना ज्यादा है कि जो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट है वो उसके मुकाबले में निग्लिजिबल है। और ये जो आपने के एफ और के बी निकालना सीखा है, के एफ और के बी ये दोनों काइनेटिक्स पैरामीटर हैं, जबकि इन दोनों की जो रेशो है यानी के एफ ओवर के बी वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। और आप जानते हैं कि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड है, यानी अगर आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आप स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि एक थर्मोडायनामिक पैरामीटर है। इस तरह काइनेटिक्स पैरामीटर को कोरिलेट किया जा सकता है थर्मोडायनामिक्स के साथ, और थर्मोडायनामिक पैरामीटर की वैल्यू यानी गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन की इंफॉर्मेशन से हासिल की जा सकती है।